Good morning, namaste, sat sri akal, shalom. Welcome to Neighbors Talking for Nayador TV. Today I have with me Dr. Avinash Pavlewal, who's a lecturer in diplomacy and public policy at at SOAS in London, and he's going to talk to me about the situation in Bangladesh. अब अविनाश थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश में this is for our viewers and listeners. When we look at Bangladesh, it's a very interesting uh, case. It's something that people look at as a marvel of economic development, and it's developing. It's so much economically doing so much better than a lot of countries in South Asia. लेकिन अब क्या हुआ? अभी तो आपका आर्टिकल पढ़ा तो लगता है कि Bangladesh seems to be crashing in a way. So what's happening there? डॉक्टर सिद्दीका, मेरे को अपने शो पे बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। और देखिए, जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, इसके 2 पहलू हैं। ये बात सच है कि जो इकोनॉमी है, बांग्लादेशी इकोनॉमी है, उसने अगर आप उसके पुराने जो दौर कई दौरों से गुज़री है, काफ़ी बहुत सारा टर्मॉइल, बहुत ट्रबल, uh, it was a poster child of developmental age from the Western world, so to say, right? And from there, becoming a lower income, kind of getting different kind of statuses as an economic rising economic country. बांग्लादेश में बहुत बहुत मेहनत करके और कुछ कई सक्षम पॉलिसीज बना करके अपनी इकोनॉमी को संभाला, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एक ज़माने के अंदर, कुछ 1 डेढ़ साल पहले, कम से कम पैंडेमिक से पहले तक, इट वाज़ अ वेरी हेल्दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एंड दे वर मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बोथ इन यू नो जो गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, और जो रेमिटेंसेज आते हैं बांग्लादेश के अंदर, जितने भी बांग्लादेशी वर्कर्स हैं गल्फ के अंदर, ये जो 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, कोर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इकोनॉमी के, it created a good healthy reserve, and it also kind of there was a degree of distribution of wealth that was literally happening to a limited extent. अब 2 मसले खड़े होते हैं इस कहानी के अंदर, जो हमको आज जो हालात हैं ढाका के अंदर, कल एक प्रोटेस्ट रैली होने वाली थी जिसको लेकर के सरकार ने उधर काफ़ी रोक-टोक करी। कई लोगों को जेल में डाल दिया है, कई ऑपोजिशन एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया है। उनको आर्सन टेररिस्ट कहा गया है, शेख हसीना ने, उनकी जो प्रधानमंत्री हैं। अब 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो है एक्सटर्नल शॉक्स जो आए हैं पिछले 2 ढाई साल। सबसे पहला एक्सटर्नल शॉक जो पूरे, और दोनों ग्लोबल एक्सटर्नल शॉक्स हैं, वो सिर्फ बांग्लादेश के ऊपर सिर्फ असर नहीं करा। पहला तो पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक, जिसके अंदर काफ़ी सारी जो रेमिटेंस इनकम थी और उसके अंदर ट्रैवल लिमिट्स हो गई, एक्सपोर्ट लिमिट्स हो गई। देयर वाज़ जस्ट द ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रीफली केम टू अ बिट ऑफ अ नॉट अ हॉल्ट, बट इट स्लोड डाउन कंसिडरेबली। तो इसके ऊपर इसका असर बांग्लादेशी इकोनॉमी पे भी पड़ा, लेकिन क्योंकि देयर वाज़ सम स्ट्रेटेजिक रिजर्व, बांग्लादेश वाज़ एबल टू कोप विद इट। The other issue was the recent Russia-Ukraine war, the Russian invasion of Ukraine, जिसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आया है, और 2 कमोडिटीज़ पे तो खास तौर पे। पहली कमोडिटी, एक तो ऑयल सप्लाईज़, ऑयल इंपोर्ट्स जो हो रहे थे, एनर्जी इंपोर्ट्स जो हो रहे थे, तो थोड़े बहुत रशिया से भी आते थे, लेकिन मेन कमोडिटी उसका असर पड़ा है, उसका प्राइस जो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर प्राइसिंग पर। पर दूसरा है ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स। बांग्लादेश के काफ़ी सारे फूड ग्रेन इंपोर्ट्स, मतलब यूक्रेन और रशिया, बांग्लादेश नहीं, इंडिया के भी काफ़ी सारे फूड ग्रेन इंपोर्ट्स उस इलाके से होते हैं, और उसकी वजह से जो सप्लाई चेन्स का जो हॉल्ट हुआ था पोर्ट ऑफ ओडेसा के अंदर, बाहर नहीं जाने दिया, जो प्राइस हाइक हुई जुलाई तक हुई थी इस साल, फिर थोड़ा स्टेबलाइज हो गया जब टर्की ने एक सुलह कराई कि आप इसको तो जाने दीजिए, अपने झगड़ों के बीच में मत लाइए। इन सब चीज़ों का असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर हुआ है, और उसका असर नज़र आया है उनकी जो रेवेन्यू, उनकी जो एक्सपेंडिचर कैपेसिटीज़ हैं, डेट पेमेंट कैपेसिटीज़ हैं, वो थोड़ी-सी कम हुई। हालाँकि अभी भी उस ढाका के पास 4 से 5 महीने का फॉरेक्स रिज़र्व है, और वो अपना पेमेंट रीपे कर सकते हैं डेट, इसलिए क्राइसिस नहीं है। लेकिन उसको लेकर के जो तनाव पैदा होते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो तनाव पैदा होने शुरू हो गए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मतलब असर पड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक का, उसकी टाइमिंग का भी को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगले साल बांग्लादेश के इलेक्शंस आने वाले हैं, जनरल इलेक्शन, और बांग्लादेश की जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है,
वो बहुत तंग है, मतलब कई तरीके से। हालाँकि 71 के बाद कई मिलिट्री कूप्स हुए, लीडरशिप असैसिनेशंस हुए, एक के बाद एक 70s 80s के अंदर। लेकिन 90s से भी जब इलेक्शंस होना शुरू हुए, तो हर इलेक्शन जो हुआ 91 के बाद, उसके ऊपर ठीक। कुछ सवाल खड़े होते हैं कि ये इलेक्शन रिग्ड था, नहीं रिग्ड था, कॉम्प्रोमाइज़ था, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ था। कुछ इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं बाकायदा। लेकिन पिछले 2-3 इलेक्शंस जो हुए हैं 2009 के बाद, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हुए कि क्या ये इलेक्शंस जो थे, ये इनका कोई मायना है कि नहीं? क्या ये सच में इलेक्शन ठीक तरीके से हुए हैं कि नहीं हुए? 2014 के अंदर जो 13-14 में इलेक्शन हुए थे, अपोज़िशन पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया था, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट ठीक। पार्टी है, अवामी लीग ठीक। के खिलाफ। 2018 के इलेक्शन में तो ये सबका मानना है कि ये तो बिल्कुल ही रिग हो गए थे, कि जब 90 और 95% वोट अगर किसी एक पार्टी को मिल रहे हैं, रूलिंग पार्टी को, डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी, तो सवाल खड़े होते हैं। तो अब ये जो 2 चीज़ें हैं, वो इकट्ठे एक समय के अंदर आकर के उलझ गई हैं, कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी शुरू हो रहे हैं दूसरी तरफ से कि आप हमको एक फ्री और फेयर इलेक्टोरल प्लेटफ़ॉर्म दीजिए। बहुत साल से आप हैं, 2009 से आप स सत्ता में हैं। अ, और दूसरा, सरकार की अपनी जो पैसा खर्च करने की हुँ। जो क्षमता है, वो भी कम होती जा रही है थोड़ी-सी। हुँ, और उसका हुँ। और इन सब चीज़ों को मैं, और वो आखिरी मेरा पॉइंट होगा आयशा जी, कि ये सब चीज़ें अगर आप देखें, जो करप्शन जितनी है इस बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश इकलौता कोई देश नहीं है जो करप्ट है। करप्शन पूरे सबकॉन्टिनेंट में और हुँ, सबकॉन्टिनेंट के बाहर भी बहुत है स्ट्रक्चरल करप्शन। लेकिन अ, जितना काइंड ऑफ द कार्टेलाइज़ेशन ऑफ पावर दैट हैज़ हैपेंड इन दिस हुँ, गवर्नमेंट हुँ। राइट, राइट। इज़ इट्स अनप्रेसिडेंटेड इन सम वेज़। तो अब हो क्या रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके आजू-बाजू 1 या 2-3 बिज़नेस पीपल हैं, बिज़नेस ग्रुप्स हैं, जिनके ऊपर पूरी कॉन्संट्रेट हो गई है वेल्थ। और अगर वेल्थ जनरेशन सोर्सेज़ लिमिटेड हैं, चाहे रेमिटेंस हो, चाहे गारमेंट एक्सपोर्ट हो, और पोर्ट्स, बांग्लादेश इट्स a riverine country, there's a lot of rivers, and it has the Chittagong port is the biggest port, right? And it's a transshipment राइट। port, it's not even a deep water port, deep sea port. Uh, तो वो कॉन्संट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इतने साल हुँ, अगर किसी को सत्ता में रहना है, इतनी कॉन्संट्रेशन ऑफ वेल्थ के साथ और थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी, अ, तो कैसे रहा जाए? तो आप या तो पूरा डर बिठा कर के रहें, वो नहीं करा शेख राइट। हसीना। दूसरा, आप जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ थोड़ा खिलवाड़ करिए। उसके अंदर थोड़ा-सा अपना दबदबा, पॉलिटिकल दबदबा बना के रखिए हमेशा के लिए। और वो जो है, उसके जो नेगेटिव आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, आई थिंक वो भी पिछले 13 साल के अंदर क्यूमुलेट होकर के अब लोगों को भी ये होने लगा है कि बस क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, कि हम डेमोक्रेटिकली हम कुछ अपना पॉलिटिकल व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उन सबको दबा दें। तो अब ये 2-3 जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, इकट्ठे बन कर के हुँ, उभर रहे हैं इलेक्शन आने से पहले। और अभी 1 साल है इलेक्शन में, ऐसी बात नहीं है कि कल हो रहे हैं इलेक्शन। 1 साल पहले कल ही है। इतना उसका मोमेंटम बन गया है इन सब चीज़ों का, कि अगले साल, इस 1 साल में किस डायरेक्शन में जाएगी पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन, ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, बीएनपी वाले बांग्लादेश नेशनल पार्टी वाले तो कब से शोर मचा रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि हमारे खिलाफ जो है, हमारी लीडरशिप जो है वो अंदर बंद है, उन पे करप्शन के चार्जेस लगा के, व्हेन एक्चुअली देयर आर अदर लीडर्स हू आर इक्वली करप्ट। सो are you trying to suggest that when you are not performing well financially, तो आप इतना पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डाल सकते? ये बिल्कुल सही बात है। अगर इकोनॉमिकली देखिए, इकोनॉमी के भी 2 पहलू होते हैं। एक होता है नेशनल इकोनॉमी, जहाँ पर जो अक्सर अगर आप नहीं भी परफ़ॉर्म करते, तो कभी-कभार पॉलिटिकली आप सर्वाइव कर जाते हैं। इंडिया के अंदर ही देख लीजिए, इकोनॉमी के अंदर अब अभी डिबेट शुरू हुआ है कि इकोनॉमी बढ़ रही है, घट रही है। लेकिन एक ज़माने में कुछ साल पहले जब डिमोनेटाइज़ेशन हुआ था इंडिया के अंदर, तो वो सफल नहीं रहा था, डिमोनेटाइज़ेशन की पॉलिसी जो जो मोदी गवर्नमेंट लाए थे, और वो उनको भी पता है। उसके अंदर जो उन्होंने कारण दिए कि हम इस कारण कर रहे हैं, ब्लैक मनी आएगा, कुछ-कुछ होगा, वो सारे रीज़न्स अब बाद में पीछे देखते मुड़ करके तो साबित होता है कि वो गलत रीज़न दिए गए थे, और डिमोनेटाइज़ेशन का हिंदुस्तान में किसी के ऊपर फ़ायदा हुआ नहीं है इस तरह। लेकिन उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी नहीं पे करनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। अब उस वो एक लॉजिक है जो अवामी लीग के साथ भी लागू होता है, कि आपने इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा, थोड़ा बहुत टर्ब्यूलेंस एक्सटर्नली जनरेटेड, इंटरनली क्रिएटेड,
अवामी लीग जैसी पार्टी, शेख हसीना जैसी लीडर जो बहुत बड़ी लीडर है, वो इसको सर्वाइव कर सकती है। लेकिन दूसरा पहलू जहाँ पर आता है वो होता है फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स जो टमल्ट हम देख रहे हैं आज की डेट हम्म, में। उसका असर डायरेक्टली होता है इलेक्टोरल फाइनेंस पे। अब सब ओके, कॉन्टिनेंट के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं, देखिए उसके अंदर लॉबिंग करने के लिए या जो कहते हैं कैंपेनिंग करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और तरह-तरह की बिल्कुल, कैंपेन। बिल्कुल, अब अगर आप 13 साल सत्ता में रहे हैं और ये सच है कि लोगों का लगाव आपकी तरफ का रुझाव आपकी तरफ नहीं है। अगर आप इलेक्शंस कल कर लें, तो ये संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप हार जाएँगे वो इलेक्शन। और कोई भी ओके, पार्टी हो, यहाँ पे टोरीज़ भी हैं जैसे यूके के अंदर, वो हार जाएँगे अगले इलेक्शन, इतना एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो चुकी है, पनप चुकी है। अब उसके अंदर आप इलेक्टोरल फाइनेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जिनको आप सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपके एलीट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या आपके जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जिन्हें कहा जाता है, फरीदकोट, खुलना, अवामी लीग के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, उनके अंदर जाके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करें पैसे का लीगली ऑफ कोर्स, वो वो करने की क्षमता भी कम हुई है। अब उसका खतरा ओके, ज़्यादा है क्योंकि बीएनपी को बी ऐसा नहीं है बीएनपी के पास इलेक्टोरल फाइनेंस की की क बहुत ज़्यादा आ रहा है पीछे से, ऐसा नहीं है। उनके पास भी पैसा नहीं है लेकिन उनके पास मोमेंटम है, पॉलिटिकल सपोर्ट है। जो किसी लोगों ने को बुरा लगा पिछले 2 13 साल के अंदर सरकार ने कुछ करा, हसीना सरकार ने, तो उनको इकट्ठे एक अम्ब्रेला के अंदर लाने का, एक रैलिंग पॉइंट पे लाने की उन्होंने कैपेबिलिटी पिछले कुछ महीनों में डेमोंस्ट्रेट कर दी है। अब ये 2 जो है दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द रूलिंग पार्टी कि अगर आपके पास पैसा राइट, नहीं है राइट। या पैसा कम होता जा रहा है खर्च करने के लिए इलेक्शंस के दौरान अ, तो दैट बिकम्स अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज़ देन द रिस्क ऑफ बीइंग आउस्टेड इन एन ऑनेस्ट इलेक्टोरल एक्सरसाइज up they're pretty high. So व्हाट अबाउट द प्राइवेट सेक्टर? आई मीन वो भी तो देख रहा है ना कि क्या सिचुएशन है, किस तरफ जा रही है। प्राइवेट सेक्टर का भी बांग्लादेश के प्राइवेट सेक्टर का के बहुत कुछ मतलब इंटरेस्टिंग से फैसेट्स हैं आयशा जी जो मेरे सामने आए जब मैं पढ़ रहा था इनके बारे में कि देखिए जस्ट लाइक अदर कंट्रीज इन द सब कॉन्टिनेंट और ये इंडिया के अंदर भी अदानी ग्रुप इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप पिछले 3-4 हुँ, साल में 9 बिलियन से कई ज़्यादा बिलियन की असामी बन गए हैं वो गौतम अदानी। उसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत गिने-चुने जो ग्रुप्स हैं या लोग हैं राइट, वो डोमिनेट करते हैं उस प्राइवेट सेक्टर को। अब उनकी भी अगर आप काम करने के ऑपरेशंस का वो देखें, तो उन मोस्ट ऑफ दीज़ प्राइवेट सेक्टर ग्रुप्स मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन बहुत सारे बड़े ग्रुप्स हैं और जिसके ऊपर ये स्कैम भी हो रखा है अभी जो लोन का स्कैम आ रहा है कि राइट, राइट, राइट। ये काम तो बांग्लादेश में करते हैं लेकिन इनका जो एक बेस है वो सिंगापुर से चलता है। अब ये अच्छा, सवाल खड़ा अब ये सवाल खड़ा हो और अगर आप जो जातीय संसद है, जो उनकी पार्लियामेंट है बांग्लादेश की, इसके अंदर देखें कि कितने लोग हैं पार्लियामेंटेरियन में जो बिज़नेसमैन हैं, 70 75% लोग जो हैं वो बिज़नेस पीपल हैं। सब आधे से ज़्यादा गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सेक्टर बट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिज़नेस पीपल एंड द डिफरेंस ऑफ इनकम बिटवीन द बिज़नेसेस is very stark. So the big business are the real private big business, all of which are ओके, politically aligned to Sheikh Hasina. You cannot exist ठीक, as a private sector, a successful private sector business person in Bangladesh without being politically on the right side of who is ruling. राइट, Right? All of them have bases in Singapore. क्यों? ओके, ऐसा क्यों है कि जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, सबसे सक्षम बिजनेसमैन है बांग्लादेश के, वो बांग्लादेश के अंदर अपना बेस बना के नहीं रखते, वो कहीं और बना के रखते हैं। और उसके अंदर हमको समझ आती है कि देखिए अभी प्राइवेट बिजनेस में भी वो अपने को इंश्योर करना चाहते हैं पॉलिटिकल शॉक से। अगर कुछ गलत गड़बड़ हो गई, अगर वायलेंस बढ़ गई जिसकी संभावना है, तो आप कहाँ जाएँगे? आपको तो अपना बिज़नेस चलाते रहना है, जारी रखना है। तो तो अब फिर बचा के रखने के लिए सिंगापुर में बेस हाँ, है। हाँ। तो हुँ, अब उसके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स भी होते हैं ना, तो इसका मतलब आप अपने ही पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहे कोई भी हो, अवामी लीग की हो, बीएनपी की हो, आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है आफ्टर अ पॉइंट। आप उनके साथ काम करते हैं, लेकिन आप हम अंधा विश्वास नहीं रख रहे। तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ी जो विडंबना है बांग्लादेश के अंदर, वो यही है कि आपने बहुत अच्छा काम करा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट दिखाने के लिए, लेकिन विश्वास नहीं रखा उतना। अभी अगले 1 साल के अंदर किस तरफ प्राइवेट बिज़नेस मुड़ता है बांग्लादेश का, वो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे पता चल जाएगा पॉलिटिकल हवा किस तरफ जा रही है और अभी जो एसआलएम ग्रुप के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, दैट इज़ अ वेरी बिग राइट, सिग्नल कि मतलब इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न
I wouldn't use the word danger yet, but it's a sign of concern that the private businesses who have been allied with Sheikh हम्म Hasina, वो भी अब मेरे ख्याल से 2 बार सोचेंगे कि किस किस घोड़े पे पैसा लगाया जाए, जिसे कहते हैं ना। हम्म। देखिए, जो पॉलिटिकली जो टर्मोइल होता है उसकी एक तो वजह होती है कि द ऑपोजिशन ग्रुप्स आर पुशिंग बैक, लेकिन उसके साथ ये भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म है वो भी कई दफा फ्लॉड होता है, जिससे जो आम आवाम है वो बहुत दुखी होते हैं। सो बांग्लादेश में क्या सिचुएशन है? देखिए, बांग्लादेश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हद तक सक्षम रहा है, सही रहा है। ऐसी बात नहीं है कि पैसा बँटा नहीं है लोगों के अंदर। और ओके। मेरा मानना है कि जो अभी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो रहे कि पैसा नहीं मिला लोगों को। ये हम्म। उसके बावजूद हो रहे हैं, क्योंकि और जो समस्याएँ खड़ी हुई हैं, वो पैसा मिलने के बाद भी अ, there are, it's not just people just don't live to make money. There's more to people's livelihood. कि ये कहना कि एक अथॉरिटेरियन regime है और वो सबको पैसा बना करके देती रहे और सब सही रहेगा, वो गलत सोच है। वो इस तरीके से, और कॉन्टिनेंटल सोसाइटीज़ में तो खास तौर पे वो नहीं करता, वैसे काम नहीं ओके। चलता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव फेलियर से ज़्यादा मेरे ख्याल से ये स्टेट एक्सेस की कहानी है। और अब जो है पेट्रोनाज नेटवर्क जो कि खड़े करे हैं। कौन एक्सेस कि कौन एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं? हाँ, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं, और दूसरी स्टेट एक्सेस मतलब जो पुलिस फोर्सेज़ हैं, और आप क्या बोल रहे हैं, जो डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट्स आया था कुछ साल पहले और इसको उन्होंने लागू करा। अब आप फेसबुक पर भी कुछ जाकर के कहें तो आप जेल में जा सकते हैं उसकी वजह से, और कई लोग गए भी हैं। अच्छा। अ, हाँ, अब आप सोशल मीडिया पे कुछ लिख दें, तो आप जेल जा सकते हैं। अब अगर आप ढाका की गलियों में कल घूम रहे हो और प्रोटेस्ट रैली को रोकने के लिए इंटेलिजेंस के उनके लोग रोड पे खड़े होके लोगों के फ़ोन देख रहे थे ब्लंटली, कि आप दिखाइए अपने फ़ेसबुक पे किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का असर कुछ समय बाद वो पुशबैक होना शुरू हो जाता है। और मेरे ख्याल से वो एक ज़्यादा बड़ा कारण है, रादर दैन कि सिर्फ़ पैसा नहीं मिल रहा लोगों को या एक्सेस है। दूसरा, बहुत लिमिटेड, मतलब जब करप्शन होता है तो फिर वो कुछ जो ज़्यादातर पैसा होता है वो एक ही तबके के लोगों के पास पास जाता है, जो लॉयलिस्ट कहलाते हम्म। हैं, और वो हुआ है। और वो पहले भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि वो अवामी लीग की ही प्रॉब्लम है। वो बीएनपी भी जब सत्ता में थी 2001 से 2006, और तो वो ही करती थी। हाँ, तो ये बात भी कहना, इसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, बीएनपी कोई अपनी तरफ से, उनका जो हिस्ट्री ऑफ गवर्नेंस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत चेकर्ड है। वो भी, उन्होंने भी पहले ऐतिहासिक काम जो करे हैं, वो ऐसे नहीं करे कि डेमोक्रेटिकली दे वर फुल ऑफ इंटीग्रिटी, ऐसा नहीं है, या करप्शन नहीं था। तो हम्म। उनका ये कहना कि देखिए, आपने डेमोक्रेटिक डेफ़िसिट कर दिया और आपने हमारे लीडर अरेस्ट कर दिए, ऐसी बात ये नहीं है कि बीएनपी ने अवामी लीग के लीडर अरेस्ट नहीं करे या हैरेस नहीं करे। जब वो सत्ता में होते हैं तो वो भी इसी तरीके की अप्रोचेज़ अपनाते हैं। तो प्रॉब्लम बट 2 तरफ़ी है। ये कितना इंटरेस्टिंग है दैट ये जितनी बांग्लादेश एक अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोनों, बीएनपी भी अवामी लीग भी, और एक ओवरऑल एक अथॉरिटेरियन सिस्टम है, लेकिन वी डोंट गेट टू रियली हियर अबाउट इट इन द रीजन। देखिए, मेरा मानना ये, मैं भी ये सवाल करता हूँ कि ऐसा क्यों है कि इस बारे में ज़्यादा बात या ज़्यादा चर्चा नहीं होती? ऐसी बात नहीं है लोगों को पता नहीं। ऐसी बात नहीं है कि जो लोग बांग्लादेश को समझते हैं, रहते हैं वहाँ पर, पढ़ते हैं उसके बारे में, लिखते हैं, उनको इन सब चीज़ों का इल्म नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि बांग्लादेश का जो सक्सेस स्टोरी है, वो हम्म। इतनी इर्रेसिस्टिबल सक्सेस स्टोरी है, और वो एक नज़र से देखा जाए तो इर्रेसिस्टिबल है। एक देश जो बहुत ही, मतलब आपको तो 71 के पहले की इतिहास पता है पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट राइट। पाकिस्तान, जो उनका जन्म हुआ, उसमें हिंदुस्तान की जो जो रोल था, मतलब ग्लोबल पास का जो रोल था, उसके बाद अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं बांग्लादेश को। एक तो नेचुरल डिज़ास्टर प्रोन इलाका है, साइक्लोन और बाढ़ बहुत जल्दी आते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था 71 के बाद। तीसरा, जो पॉलिसीज़ लागू करी गई, उनका कोई सफल परिणाम नहीं नज़र आया किसी को इमीडिएटली। तो हमेशा पिछले 2-3 दशकों तक यही, मतलब जो जूझते रहे हैं अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ।
और राइट, एड राइट, वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जब कुछ साल पहले थोड़ा स्टेबिलिटी, चाहे अथॉरिटेरियन स्टेबिलिटी ही मान लीजिए, आई और उसको लेकर के थोड़ी-सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, वो सेलिब्रेट करना वो बांग्लादेशी लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी था। एक तो नेशनल कॉन्शियसनेस के लिए इट वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो राइट, ये कहना कि सब कुछ गलत है, वो तो जो है वो है, लेकिन सक्सेस भी है और उसको रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो लेकिन नेचुरली, इतना बह गए उसके अंदर लोग कि ये भूल गए कि देखिए जो सबस्ट्रक्चर्स हैं इस कंट्री के, वो अभी भी तंग हैं, अभी उसके अंदर और प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए ओके, अब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो सबसे बड़ी जो अगर इस सक्सेस स्टोरी को आगे बढ़ाना है बांग्लादेश को, ढाका को, तो द बिगेस्ट थिंग दे कैन डू बोथ पार्टीज एंड इट्स नॉट जस्ट बीएनपी और अवामी लीग, आई मीन ऑल पार्टीज, जातीय पार्टी एज वेल एंड अदर्स कम्युनिस्ट, is to actually give an honest electoral platform to people and become a bit more mature कि हम जब जो भी सत्ता में आएगा, हम हुँ, अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ बदला लेने के भाव से नहीं सरकार चलाएँगे, कि हम आप हुँ, एक हुँ, बार आ गए तो फिर आप तो कुछ हो ही नहीं। वो जो थोड़ी इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी होती है, आई थिंक वो अब आनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जितना भी अभी सक्सेस हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, वो सब खाक में मिलने के चांस हैं, अगर वायलेंस बहुत बड़ा। अच्छा, मैं आपका वो आर्टिकल पढ़ रही थी इंडियन एक्सप्रेस में और उसमें यू पॉइंटेड के जो रिलीजियस कंज़र्वेटिज़्म है, वो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो फिर रिलीजियस कंज़र्वेटिज़्म भी आएगा एंड वी हैव सीन इट इन केस ऑफ पाकिस्तान जो कि खित्ते में ऐसा ही मुल्क है। तो उसमें भी मुस्लिम कंट्री है कि जहाँ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो लीडरशिप जो है वो दे गो टुवर्ड्स रिलिजन। इंडिया में भी यही है। तो और हमने अभी तक देखा था, वी लुक्ड एट बांग्लादेश कि ये कोई सेक्युलर मुल्क है, ये दरमियान में बैलेंस कर रहा है राइट और लेफ्ट के दरमियान। So what is likely to happen and what is happening? और बीएनपी की आई रिमेंबर कि 2006 में जब मैं बांग्लादेश गई तो आई वाज अमेज्ड क्योंकि जमात इस्लामी जो थी वो पार्टनर थी बीएनपी की या and if BNP is planning to come to power it means कि जमात इस्लामी will also become prominent. Is it नो, what's going to नो, happen? नो, सो अभी फिलहाल तो इलेक्शन पर अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया ऑलरेडी कि वो जमात के साथ अपना अलायंस नहीं करेंगे 2001 से 2006 में Okay. जो करा था। और उसका प्रेशर एक तो ये है कि बीएनपी को अपना पॉलिटिकल अस्तित्व भी बनाना है। अभी कितने साल सत्ता के बाहर रहे हैं, तो अगर अब फिर अलायंस में आएँगे तो वो क्या हैं? वो तो एक उनका एक इंटरनल पॉलिटिकल लॉजिक है कि हम खुद Right. अपने बलबूते पे लड़ेंगे। दूसरा इंडियन प्रेशर भी काफ़ी है। हिंदुस्तान को और जमात के साथ जो हिस्टोरिकल टेंशन रही है, वो बीएनपी को पहले भी बता दिया गया था कि देखिए, अगर आप जमात को बढ़ावा देंगे या इस्लामिस्ट मूवमेंट्स को, रेडिकल्स को बढ़ावा देंगे, तो फिर हिंदुस्तान को उसको लेकर के समस्या है, प्रॉब्लम है और ये हमेशा से रही है, 71 से रही है। अब अभी जो भी और ये प्रॉमिसेस कर रहे हैं, बीएनपी का ये भी एक पिच है कि देखिए हम चाइना से थोड़ा अलहदा होकर के काम करेंगे, हम चाइना के साथ जो चाइनीज़ फाइनेंस आ रहा है, उसको भी थोड़ा कम करेंगे। हालाँकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन और उसके ऊपर थोड़ा लगाव लाएँगे कि ये नहीं मतलब उसके ऊपर और This is थोड़ा this हम is this is Awami League or this is BNP saying? ये बीएनपी कह रही है कि अगर हम Okay. पावर में आए, बिकॉज़ उनको देखिए वो उनकी लीडरशिप काफ़ी सारी वेस्ट में है, लंदन में रहते हैं, यूएस में रहते हैं Hmm. और उन वो अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपना मेन पॉलिटिकल एलाय, जियोपॉलिटिकल एलाय मानते हैं। Right. नॉट नॉट इंडिया और चाइना। और उनका ये कहना है आज की डेट में कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारे को ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाइए। तो हम जैसे इबू सोली ने और मोहम्मद नशीद ने कहा था मालदीव्स में कि हम चाइना से थोड़ा दूर होंगे, मतलब हमारी भी मजबूरियां हैं लेकिन हम कर सकते हैं ये, और अवामी लीग से ज्यादा करेंगे, थोड़ा दूर होंगे। तो वो जो प्रोमिस है, मेरा मानना ये है कि अगर इकोनॉमी ठीक नहीं हुई तो ये सारे प्रोमिस प्रोमिस ही बन के रह जाएंगे, इनका अमल नहीं होगा और वो रिस्क Okay. है। जैसे इमरान खान पॉपुलिज्म, इस्लामिक पॉपुलिज्म, रिलीजियस पॉपुलिज्म Hmm. की दिशा में गए। हिंदुस्तान में हिंदू नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। बीएनपी की सरकार के अंदर उस दिशा के अंदर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये हमने Right. भी, और क्योंकि बीएनपी को आइडियोलॉजिकल ब्लिंकर्स नहीं है उस तरीके की, वो अपना उनका नेशनलिज्म जो है, पॉलिटिकल फिलॉसफी जो उभर करके आई 75 या 1975 के बाद, अ, वो ये थी कि हम सब तबके के लोगों के साथ बात करेंगे, चाहे वो थोड़ा धार्मिक भी क्यों ना हो। तो ठीक। उनके लिए ये पॉपुलिज्म कार्ड खेलना आसान है अवामी लीग से ज़्यादा, क्योंकि अवामी लीग फॉर्मली इज़ अ सेक्युलर पार्टी, इवन दो इनफॉर्मली
वो भी हिफाज़त-ए-इस्लाम के साथ या जमात के साथ डील करते हैं। तो बीच में कुछ साल पहले सबसे बड़ा खतरा यही था कि शेख हसीना जब उनका थोड़ा अनश्योर हो रही थी अपने पॉलिटिक्स को लेकर Hmm. के, तो शी वाज़ आल्सो ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स द कंज़र्वेटिव राइट, So won't she राइट? do it now? देयर इज़ अ गुड चांस। इसीलिए अगला 1 साल बहुत करीबी से देखने की ज़रूरत है, अगले 1 साल में क्या होता है। अगर पॉलिटिकल डिसलोकेशन या पॉलिटिकल टमल्ट बहुत बढ़ता है और हसीना की पोज़ीशन और कमज़ोर होती है, तो शी कैन। देस देखिए, मुँह पर तो सब बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, बीएनपी भी बोलती है और अवामी Right. लीग, ठीक है? लेकिन जब ज़रूरत होती है, जब गरज होती है, तो फिर कभी-कभार ऐसे मजबूरी में फैसले लिए जाते हैं, जो आप नहीं लेना चाहते तब भी लेने पड़ते हैं। तो ये Hmm. देखने का सवाल है, पहला तो ये सवाल है, ये देखना है कि जमात या हिफ़ाज़ती कितनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हैं एट अ पॉपुलर लेवल। उसके Okay. ऊपर भी एक सवाल है। तो ऐसा नहीं है कि Hmm. आप इनके साथ अलाई कर लेंगे तो सडनली आप पॉलिटिकल इलेक्शन जीत जाएँगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इन पार्टीज़ को लगता है कि नहीं, कंज़र्वेटिव राइट के साथ हमको इलेक्शंस अलायंस करके थोड़ा-सा हमको बढ़ावा मिलेगा इलेक्शंस के अंदर, तो इट इज़ पॉसिबल दैट दे मे डू अ पोस्ट इलेक्शंस काइंड ऑफ alliance, if not a pre-election, or do something, have an informal understanding. Informal understandings भी बहुत कॉमन है बांग्लादेश के अंदर। मतलब वो भी मुजीब के टाइम तक अगर आप जाएँ तो मतलब लेफ्ट के साथ अब तो मौलाना भाषानी, जो जिसको रेड मौलाना कहा जाता था, even Hmm. Mujib had understanding with him, even though they were arch rivals in some sense and two big towering leaders after 71. तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग्स, वो बैकरूम डील्स, वो जो है वो अभी पूरा वो पूरा प्ले आउट हो रहा है अभी आज की डेट में। तो देखना है अगले 1 साल के अंदर, अगले कम से कम 6 महीने के अंदर, किस अच्छा, तरफ देखने से याद आया कि इंडिया भी तो देख रहा होगा, एंड व्हाट आर द टेंशन्स हियर फॉर इंडिया? मतलब ये कि जब तनाव होगा बांग्लादेश के अंदर, तो नेचुरली एंड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बढ़ेगी, तो लोग भी जाने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की अपनी पॉलिटिक्स पे एक तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर इंडिया टू डील विद दिस, विद एनी पॉलिटिकल क्राइसिस इन बांग्लादेश? तो देखिए, इंडिया का जो एक प्रेफ़रेंस है वो तो अवामी लीग की तरफ है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, अभी भी है। कई ओके, सालों से रहा है, और अवामी लीग पार्टी से ज़्यादा शेख हसीना लीडर के ऊपर उनका ज़्यादा विश्वास है। उनके ओके, हिंदुस्तान आज की डेट में देख रहा है कि देखिए, अच्छा, अगर शेख हसीना नहीं है तो किसके चांसेस ज़्यादा हैं बनने के लीडर? मतलब कौन है मेन ऑपोज़िशन? खालिदा ज़िया की जो तबीयत इतनी खराब रहती है, वो तो नहीं बन पाएँगी, मतलब वो तो नहीं डे टू डे गवर्नेंस हैंडल कर पाएँगी, तो वो होंगे तारिक रहमान, जो एक्साइल में यहाँ पर लंदन में बैठे हुए हैं। अब तारिक ओके, रहमान और हिंदुस्तान के जो पुराने रिश्ते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तंग हैं। जब 2001 से 2006 की सरकार थी बीएनपी की, तो there were cases where the BNP government was also facilitating arms transfers to northeastern rebels through Bangladeshi ओके, territory. There's a very infamous Chittagong arms हुँ, haul which happened 2004 या 5 की बात है। तो उस वो भूले नहीं है हिंदुस्तानी अभी। तो उनके लिए अभी ये है कि किस तरीके से यू कैन मेक श्योर कि या तो हसीना सत्ता में, पावर में रहें, डेमोक्रेटिकली रहें तो अच्छा है, नहीं तो पावर में उनको बनाए रखें, वो एक एक प्रेफ़रेंस वो है। अगर वो नहीं होता तो जो भी अगर कोई और आता है, तो दे वांट टू मेक श्योर कि 2 चीज़ें हों। एक तो बांग्लादेश फिर से कोई स्टेजिंग बेस ना बन जाए नॉर्थ ईस्टर्न रेबल्स के हुँ, लिए। अभी थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर तनाव कम है, इंसर्जेंट एक्शन कम हो गया है काफ़ी सारा। उन्होंने काफ़ी सारे जो असम राइफल्स के रेजिमेंट्स हैं, वो चाइना बॉर्डर के ऊपर भी रिलोकेट कर दिए हैं, उस वजह से थोड़ा-सा प्रेशर कम हुआ है। वो शुरू ना हो, और दूसरा, इंडिया की जो एस्पिरेशंस रही हैं 90 के, मतलब कई सालों से, एक्चुअली 60-70 से रही हैं, कि हम चित्तगोंग पोर्ट को एक्सेस कर सकें इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बनाने के लिए, और अपना राइट, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, उसके लिए वो कनेक्टिविटी ज़रूरी हो जाती है, कि आपके लिए जो ट्रेड हो रहा है वो चित्तगोंग पोर्ट से सारे जो सामान है नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट बंगाल के अंदर जाए, और बांग्लादेश के हुँ, अंदर भी लोगों का फ़ायदा करे। ये 2 चीज़ें जो हैं, अगर कोई दूसरी सरकार उनको विश्वास दिला देती है कि वो इन सब चीज़ों को मानेंगे और इनका इसके अंदर मदद करेंगे, तो मेरे ख्याल से अगर अगर पूरी पॉलिटिकल हवा बदलती है और हसीना नहीं सँभाल पाती अपने आप को, तो India will just talk to the next person who comes to power and make sure that they shape their policies in a way that it is not against India's national interest. End of the day, the question for Indians is how do you deal with China? And I हुँ, think यहाँ सबसे बड़ा
टेंशन जो है हसीना का इज द चाइना क्वेश्चन। देयर इज अ Right. सेंस एटलीस्ट हर कोई तो नहीं मानता है दिल्ली के अंदर भी, लेकिन कुछ जो सेक्टर्स हैं सरकार के अंदर, कुछ जो महकमे हैं, उनके अंदर ये मानना है कि हसीना ने चाइना को कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया को, चाइनीज़ में। Okay. तो अब ये देखना है कि क्या वो रवैया वैसा ही रहेगा आगे जाते हुए? क्या वो ज़्यादा चाइना की तरफ जाएँगी या ज़्यादा बैलेंसिंग करेंगी जो इंडिया को अच्छा नहीं लगता? या फिर कोई और सरकार आकर के अपने जो ये चाइना को Will she थोड़ा be will she be expecting कि चाइना कुछ पैसे और दे उन्हें? आई थिंक हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है आज की डेट में, अगर इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा होगा तो वो एक्सपेक्ट हुँ, करेंगे कोई ना कहीं न कहीं से फाइनेंस आए। और ये कहना कि चाइनाज़ फाइनेंस, देखिए पहली बात, चाइना ऐसे तो वैसे देगा नहीं, उनको भी कुछ रिटर्न्स चाहिए। ये कहना कि वो सिर्फ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करता है, अब ये आंकड़े हमारे सामने हैं कि वो सच नहीं। इवन हुँ, हम्बनतोता पोर्ट के अंदर वो श्रीलंकन प्रेशर्स भी थे जिसकी वजह से वो डील साइन हुई, जिस तरीके से साइन हुई, फिर डिसलोकेट हुई, कोलैप्स हुई, और अब वो 99 साल के लिए लीज़ को मिल गया पूरा पोर्ट और उसके आस-पास का इलाका चाइना को। वो जो अपील होती है, वो जो अल्योर होता है, वो जो एक होता है ना हुँ, कि अगर आपका हाथ तंग है और कोई आसानी से पैसे देने को तैयार हो जाए, वो तब नहीं देखिए होगा। वो हाँ, वो उसके चांसेस हैं अभी बांग्लादेश में आगे। चाहे वो हसीना हो, चाहे कोई और हो। वो अभी उसको मैं डिस्काउंट नहीं करूँगा, उस प्रोबेबिलिटी, उस पॉसिबिलिटी को, कि ये नहीं होगा, चाहे वो बीएनपी हो। और वो भी इंडियन पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ को बहुत करीबी से देख रहे हैं कि क्या can a non-Hasina government deliver on the China question and concerns by New Delhi, in addition to the other two, economic connectivity and Northeast insurgents? बीएनपी वालों का कहना है कि वो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स का जो फेस था जिस पे सपोर्ट करा था वो बिल्कुल आगे नहीं होगा। बट देखते हैं आगे क्या होता है, वो मतलब अमल करते हैं उस बात का या नहीं, अगर अगर सत्ता में आते हैं। Thank you, Avinash. Thank you for enlightening our viewers and listeners. बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। सो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लगता यही है कि बांग्लादेश में अगले 1 साल में बहुत उनकी सियासत में और उनकी इकोनॉमी में बहुत तनाव है। एक मॉडल जिसे हम सारे साउथ एशिया में देखते थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसके साथ उसका फ्यूचर क्या है, इंटरनेशनल पावर्स उसके साथ क्या करेंगी। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस। Thank you so much, Dr. Siddiqa, for having me here. It's always a pleasure and an honor. Thank you.